सभी छात्रों का नोबल शिक्षण संस्थान परिवार द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली में स्वागत है। मैं भगवती प्रसाद पाठक आज आपको प्रबंध के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। प्रबंध का संबंध जहाँ कहीं भी सामूहिक रूप से उद्देश्य को प्राप्त करना होता है वहाँ प्रबंध की आवश्यकता होती है। अर्थात सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समूह द्वारा जो समय समय पर कार्य किया जाता है उस कार्य को व्यवस्थित रूप से और निश्चित समय में करने के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है। प्रबंध का जन्म मानव सभ्यता के विकास से जुड़ा हुआ है और समय समय पर इसके सिद्धांतों में और विशेषताओं में परिवर्तन होता रहा है। मैं आपको बिंदुवार समझाता हूँ सामान्य सरल शब्दों में प्रबंध का अर्थ। अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाना, सुव्यवस्थित करवाना, ही प्रबंध है। जहाँ कई औपचारिक संगठन होते हैं उनमें अनेक व्यक्ति होते हैं और उन व्यक्तियों से किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित से कराने के लिए प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है ताकि हमें कम लागत पर उचित परिणाम प्राप्त हो सके। इसके लिए प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। मेरी पार्कर फॉलेट ने बताया कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। अब कला का मतलब क्या है? किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित और अच्छे ढंग से संपन्न कराना प्रबंध। ये बात बताई मेरी पार्कर फॉलेट ने। जबकि लॉरेंस एपले विद्वान ने बताया है कि अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध कहलाता है। प्रबंध के महाविशेषज्ञ FW ने बताया कि प्रबंध ये जानने की कला है कि क्या आप क्या करना चाहते हैं और फिर उस कार्य को किस प्रकार से किया जाए, इस बात के लिए टेलर साहब ने जोर दिया है। तो इसका मतलब है कि समय समय पर अलग अलग विद्वानों ने प्रबंध की अलग अलग परिभाषाएं दी है और उन परिभाषाओं के आधार पर प्रबंध में कुछ विशेषताएं बताई गई है। उन विशेषताओं का मैं यहाँ वर्णन कर रहा हूँ। अब अपन कुछ प्रबंध की विशेषताओं के ऊपर ध्यान देंगे जो विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं दी है। उन परिभाषाओं का अवलोकन करने के बाद में हमें इस बात की जानकारी होती है, नंबर 1, प्रबंध अदृश्य होता है। इसका मतलब है प्रबंध दिखाई नहीं देता। तो फिर कैसे प्रबंध का पता लगता है? तो किसी भी संस्थान के प्रबंध के बारे में हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर किसी संस्थान में प्रत्येक कार्य समय पर
हो रहा है और उसके उचित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि वहाँ का प्रबंध अच्छा है। दूसरा, प्रबंध के अंतर्गत प्रबंधक स्वयं कोई कार्य नहीं करता बल्कि वह औरों से कार्य करवाता है। तो एक प्रबंधक जितना योग्य और अपने कार्य में निपुण होगा, जितना मिलनसार होगा, उतना ही वो अच्छे ढंग से संगठन में उपस्थित विभिन्न समूह से कार्य कराने में निपुण माना जाएगा। तो प्रबंधक कार्य कराने की कला होती है। और तीसरी बात उसने बताई है कि प्रबंध कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसके जो उद्देश्य होते हैं वो पूर्व में परिभाषित होते हैं कि हमें क्या करना है, किसके लिए करना है, किस प्रकार करना है, कब करना है, कितने समय में करना है। ये सभी बातें पूर्व में निर्धारित होती है और इसके अंतर्गत प्रबंधक इस बात का पता लगाता है कि जो हमारे पास में संसाधन है उन संसाधनों के माध्यम से हम कितने समय में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। चौथी बात विशेषता कि प्रबंध केवल औपचारिक समूहों का किया जाता है, अनौपचारिक समूहों का प्रबंध नहीं होता, क्योंकि अनौपचारिक जो समूह होते हैं वे अपनी इच्छा से बनते हैं और अपनी इच्छा से ही टूट जाते हैं, जबकि औपचारिक समूह संगठन के विशेष अधिकारियों द्वारा बनाए जाते हैं। उनमें समन्वय होता है और उन समन्वय के माध्यम से वो विभिन्न कार्यों को संपूर्ण करते हैं। अतः केवल औपचारिक समूहों का ही प्रबंध किया जाता है। पांचवी विशेषता बताई कि प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है, अर्थात प्रबंध में कुछ न किसी बात का निर्माण होता है, चाहे वो सेवाओं का उत्पादन करे या किसी वस्तुओं का उत्पादन करे। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण के लिए प्रबंध किया जाता है, अतः प्रबंध को एक सृजनात्मक कार्य मानते हैं। फिर प्रबंध के कुछ सिद्धांत होते हैं, सिद्धांतों के कारण ही प्रबंध को सार्वभौमिक कहा जाता है। वे नियम, वे सामान्य नियम जिनके माध्यम से कोई संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है सामान्य सिद्धांत कहलाते हैं। तो प्रबंध के कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं जिन सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सातवीं विशेषता बताइए कि प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर अधिकारों का और दायित्वों का निर्माण होता है, अर्थात प्रबंध के जो विभिन्न स्तर होते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्यम स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध, प्रत्येक प्रबंध के कार्य होते हैं और उन कार्यों को करवाने के लिए उन व्यक्तियों को अधिकार दिए जाते हैं और जब अधिकार होते हैं तो स्वतः ही उस कार्य के करवाने या नहीं कराने की जिम्मेवारी भी उन व्यक्तियों और अधिकारियों की होती है। अतः प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर अधिकारों का निर्माण होता है। प्रबंध एक सार्वभौमिक और सर्वव्यापी है, अर्थात हर, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सैन्य संगठन हो, चाहे गैर संगठन हो, हर स्तर पर प्रबंध की आवश्यकता हो। परिवार से लेकर बड़े बड़े संगठनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबंध सार्वभौमिक और सर्वव्यापी यह मानी जाती है। के उद्देश्य, तो प्रबंध के उद्देश्यों को हम चार भागों में बांटकर उसका अध्ययन करते हैं। प्रथम प्राथमिक उद्देश्य, दूसरा सहायक उद्देश्य, तीसरा व्यक्तिगत उद्देश्य और चौथे सामाजिक उद्देश्य। इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रबंधक कार्य करता है। किसी भी संगठन के जो प्राथमिक उद्देश्य होते हैं उसके अंतर्गत पहला उद्देश्य है कि एक प्रबंधक ये प्रयास करता है कि उसके द्वारा उत्पादित जो भी वस्तुएं और सेवा हैं वो उचित मूल्य पर, अधिक मूल्य पर उत्पादन होने से संगठन को हानि होती है,
संगठन को उचित मात्रा में लाभ प्राप्त नहीं होता। अतः प्रत्येक प्रबंधक का उद्देश्य होता है कि वह उचित लागत पर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करे। और दूसरा उद्देश्य होता है कि जो आपके द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाएं हैं उनका सही समय पर और सही मूल्य पर समाज को वितरण करे, ताकि उसका उपभोग करके समाज और व्यक्ति लाभान्वित हो सके। तीसरा उद्देश्य है कि जो भी संसाधन तो संगठन में, चाहे वो मानवीय है चाहे बौद्धिक है, उनको उचित पारिश्रमिक देना, ताकि वे व्यक्ति जो संगठन में कार्य करते हैं उनमें कार्य करने के प्रति लगन और जोश बना रहे और वो अपनी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करते रहे। अतः प्रबंधक का उद्देश्य होता है कि वह उनका उचित पारिश्रमिक प्रदान करे। और सबसे उनमें कि एक प्रबंधक को एक जानकारी होती है कि किसी भी संगठन का निर्माण लाभ कमाने के लिए होता है, अतः वो उचित मात्रा में लाभ कमाते हुए संगठन को लाभान्वित करे। ये जो प्राथमिक उद्देश्य होते हैं, ये उद्देश्य प्रत्येक प्रबंधक को पूरे करने होते हैं। अब रहा सहायक उद्देश्य, तो प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहायक उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। और उनमें पहली है कि विभिन्न संसाधनों में गुणवत्ता उत्पन्न करना, चाहे वो भौतिक हो या मानवीय साधन हो, उन्हें समय समय पर उनमें गुणवत्ता उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं और वो कार्य एक प्रबंधक को समय समय पर करने होते हैं। जैसे व्यक्तियों के विकास के लिए समय समय पर उन्हें ट्रेन करना, उन्हें नवीन तकनीक के बारे में जानकारी देना, नवीन संसाधनों का प्रयोग करना, ये सब जो बातें हैं वह प्रबंधक द्वारा पूरी की जाती है। फिर जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं उन्हें सही समय पर और सही स्थान पर पहुंचाना, ये भी प्रबंधक का कार्य होता है। ठीक है साहब। तो अगर आप सही समय पर किसी वस्तु या सेवा को सही स्थान पर पहुंचाओगे तो उस वस्तु का समय पर उपभोग होगा और समाज का लाभ होगा। और तीसरी बात बताइए कि उत्पादन के जो विभिन्न संसाधन हैं, चाहे वो मानवीय हो या बौद्धिक हो, उनके बीच में इस प्रकार से सामंजस्य उत्पन्न करना कि वो एक दूसरे की कार्य क्षमता को प्रभावित ना करते हुए अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन करें। तीसरा उद्देश्य व्यक्तिगत उद्देश्य। अब तीसरा उद्देश्य व्यक्तिगत उद्देश्य। एक संगठन में 3 अलग अलग स्तर के व्यक्ति होते हैं। उद्यमी की आवश्यकताएं और उद्देश्य अलग होते हैं, प्रबंधक के आवश्यकता और उद्देश्य अलग होते हैं, और एक कर्मचारी की आवश्यकता और उद्देश्य अलग होता है। एक प्रबंधक का दायित्व है कि वह उद्यमी को, जिसने किसी उद्यम का निर्माण किया है, उसे उचित मात्रा में और सही समय पर लाभ प्रदान करे, संगठन को लाभ की ओर अग्रसर करे, संगठन का विकास और विस्तार करे। प्रबंध के जो विभिन्न स्तर हैं उनके कार्यों को व्यवस्थित और सुचारू रूप से लागू करे, उन्हें सही समय पर पूरा करने का प्रयास करे, और उन कार्यों को करने के लिए जो विभिन्न स्तर पर कर्मचारी नियुक्त होते हैं, उन कर्मचारियों को सही समय पर उनका पारिश्रमिक और बोनस प्रदान करे। ये सभी उद्देश्य या सभी कार्य एक प्रबंधक को करने पड़ते हैं, ताकि प्रबंध में कार्य सभी कर्मचारियों को संतुष्टि प्राप्त हो सके। और सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत एक प्रबंधक का दायित्व है कि वह समाज के विभिन्न घटकों की इच्छा पूर्ति करने का प्रयास करे, उन्हें उचित समय पर उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु प्रदान करे, समाज के विकास के लिए विभिन्न कार्यों का समाज संचालन करे, समाज के विभिन्न व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करे, और सबसे बड़ी बात कि सही समय पर और सही मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं और सेवाएं समाज को प्रदान करना, ताकि समाज उनका प्रयोग करके लाभान्वित हो सके। ये सभी
उद्देश्य एक प्रबंधक को समय समय पर पूरे करने होते हैं और इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक प्रबंधक की आवश्यकता पड़ती है। धन्यवाद।